अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने दीर में जलसे से खिताब किया। इस खिताब का सबको इंतज़ार था और इंतज़ार इस वजह से था कि अब से 2 रोज़ पहले खान साहब ने बुनेर में ये कहा था कि जब ये दीर का जलसा होगा तो उसमें वो ऐलान करेंगे कि अब मुस्तकबिल का क्या लाएमल है। और जब हम मुस्तकबिल के लाएमल की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 मई को एहतजाज की कॉल दी थी। एहतजाज के लिए निकले और 26 मई की सुबह तकरीबन 9 बजे इस्लामाबाद पहुंचकर खान साहब ने एहतजाज को कॉल ऑफ किया, जो इनिशियली पहले सेट इन यानी कि धरने की सूरत में होना था, और फिर उसके बाद ये कहा गया कि अब हम आगे का मुस्तकबिल का लाएमल देंगे। खान साहब से जब भी कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में खान साहब का ये कहना था, सबसे पहले तो उन्होंने ये वाजे कर दिया कि जो ये अफवाहें चल रही हैं कि हम कौमी असम्बली में वापस जाने का सोच रहे हैं, तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई करते हुए कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही साथ खान साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी। खान साहब घबराए हुए या परेशान दिखाई नहीं दे रहे थे। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया, उस वक्त ये बुनेर का जलसा नहीं हुआ था और बुनेर के जलसे में जो ऐलान था, ज़ाहिर बात है वो भी साथ में नहीं हुआ था। तो खान साहब ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से पहले रुजू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से हमें इजाज़त मिलेगी तो जो हमारा एहतजाज का जमहूरी हक है, जो जमहूर का हक है, उस पर जब हमें सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिलेगी तो हम एहतजाज की कॉल देंगे। खान साहब को साथ में मैंने ये भी कहा कि खान साहब, आपकी पार्टी में गुज़श्ता 3.5 साल में तंजीम साजी नहीं हुई है, और चूंकि ये तलाल चौधरी वाली नहीं लेकिन तंजीम साजी नहीं हुई है, और चूंकि तंजीम साजी नहीं हुई है तो आपकी पार्टी की पोजीशन पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में कमज़ोर दिखाई देती है। और मैंने वहाँ पर हवाला भी दिया और ख़ान साहब से कहा कि बलूचिस्तान में अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए हैं तो वहाँ पर आपके कैंडिडेट्स नहीं जीत सके। सिंध में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं वहाँ पर आपके पास कैंडिडेट नहीं था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स अनअपोज यानी कि बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तो आप किस तरह से 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे इन हालात में? तो खान साहब का ये कहना था कि सिंध में लोग सताए हुए हैं, परेशान हैं और वहाँ पर हम अक्सरियत सीट्स हासिल करेंगे। मैंने वहाँ पर एक लुकमा भी दिया और मैंने कहा कि जी खान साहब, क्या आप क्लीन स्वीप करेंगे? तो उस पर खान साहब ने कुछ कहा नहीं, लेकिन खान साहब की राय में सिंध से वो सीट्स जीतेंगे। प्लस वहाँ पर मैंने एक और बात भी कही, मैंने कहा क्या ये दुरुस्त है कि कुछ इतलात मिल रही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने नून लीग से कहा है कि उनको बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली कंटिन्यू करने दिया जाए और उसके अलावा बाकी सब सेट है, जिस पर खान साहब ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। ये खान साहब और उनकी पॉलिटिकल सोच और उनकी जो अप्रोच है, और आगे मुस्तकबिल में हमारी मुल्क में जो सियासत है उसमें क्या होने वाला है, क्योंकि हर कोई परेशान है, हर किसी की तरफ से एक सवाल पूछा जा रहा है। कल, परसों, आज जिससे भी मुलाकात हुई, हर ख़ास व आम से उसका यही कहना था कि बताइए फ्यूल का कहाँ जाकर ये मामला रुकेगा, ब्रेक कहाँ लगेगी, डॉलर क्या यहीं रहेगा या ये भी 250 तक टच करेगा, बिजली के निर्ख उनमें इजाफा हो गया, गैस वो महंगी हो गई। तो ये तमाम चीज़ें जब महंगी होंगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि जब आप बाज़ार में कुछ भी ख़रीदने के लिए जाएंगे तो उसकी कीमत हम कैसे सोच सकते हैं कि कम हो। वही घर का बजट जो लोग पहले आसानी से, या कहते हैं आसानी तो ना कहें, कह सकते हैं कि उसको मैनेज बस कर लेते थे, वो अब मैनेज करने लायक नहीं रहा है। उनके हाथ से बात निकल चुकी है, क्योंकि उनकी आमदन वही है, लेकिन जब ख़रीदारी करनी है तो ख़रीदारी करने में पता चलता है कि वो आपकी आमदनी स्क्वीज़ होकर बहुत कम हो गई है, उसकी वो वैल्यू, उसकी वो वर्थ, और आपके पास जो आपका पैसा है, जो आपकी परचेजिंग पावर है, वो रही नहीं है। तो यकीनन परेशान कुन हालात हैं, क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि मुल्क में ऐसी बेयकीनी की सूरत हाल हो कि जहाँ पर हर कोई परेशान है और हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। वेस्ट में भी होता है, लेकिन वो वेलफेयर स्टेट है, वहाँ पर मामलात को और तरीके से मैनेज किया जाता है। ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि रूस से हम तेल क्यों नहीं ले रहे, रूस से तेल क्यों नहीं लिया जा सकता। IMF के साथ किए गए मुआहदे के नतीजे में और उनकी जो शराइत हैं उनके नतीजे में ये तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं, और ये सब बजट से पहले है। बजट जब अनाउंस होगा तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या कुछ मज़ीद इजाफे हो रहे हैं, क्योंकि अगर रिलीफ देना होता तो फिर बजट तक इंतज़ार किया जाता, और बढ़ाना भी था तो खैर उस वक्त बजट तक का इंतज़ार किया जा सकता था, लेकिन ये पहले इकदाम कर दिए गए। अब बजट में भी कोई अवाम दोस्त बजट आने की उम्मीद नहीं रही है। आज के प्रोग्राम में जब हम इसी हवाले से अपने मौजूद मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हमें लेना है एक मुख्तसर वक्फ़ा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें हुक्मरान जमात PMLN से ही दोनों मेहमानों ने ज्वाइन किया है, बल्कि दोनों मेहमानों का ताल्लुक PMLN से नहीं है, लेकिन दोनों ही हुक्मरान जमात का हिस्सा हैं। PMLN से जी डॉक्टर निसार चीमा साहब ने। चीमा साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है शहजाद सईद चीमा साहब ने, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर निसार चीमा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब, आपकी जब हुकूमत नहीं थी और आप अपोजिशन में थे तो आप PTI पर तनकीद करते थे और आप कहते थे कि नालायक हैं, नाअहल हैं और महंगाई का तूफ़ान है, महंगाई का ये बोझ आवाम कैसे उठाएगी। एक बच्चे का हवाला दिया करते थे हमजा शहबाज साहब के जी, वो पूरी रात रोता रहा, उसकी माँ उसको दूध नहीं पिला सकी क्योंकि उनके पास इतने वसाइल ही नहीं, इतना पैसा ही नहीं है कि वो ख़रीद सके। तो अब ना उस बच्चे का जिक्र होता है और ना ही वो सारी बातें जो पहले होती रही हैं उनको दोहराया जा रहा है, बल्कि आप तो उसी गाड़ी पे सवार हो गए जिसका नाम महंगाई है। देखिए मुमताज साहब, गुजारिश ये है कि जो हम नालायकी की ये बदइंतजामी का जिक्र करते थे उसी का शाखसाना है कि इन्होंने आलमी साहूकारों से यानी IMF से जो मुआहदे किए उसी की सजाम भुगत रहे हैं, उसी का तसलसल है। आपके सामने मुआहदे यकीनन आ चुके होंगे जो इन्होंने किए हैं, जो उन्होंने इन राइटिंग जो मुआहदे किए कि जहाँ तक काम किया है कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें लेके जाएंगे, हम तमाम सब्सिडीज खत्म करेंगे, ये उन्हीं का किया जा रहा है, उन्हीं की नालायकी है, उन्हीं की बदइंतजामी है, उन्हीं की बेइज्जती है। हम क्या ये है अच्छा, आप इसको कैसे, आप इसको क्या सिर्फ लफ्जों में साबित करेंगे या आपके पास कोई ऐसे शवाहिद मौजूद हैं? जरा आवाम के सामने वो शवाहिद लेकर आए। बिल्कुल शवाहिद मौजूद है। कौम के सामने ये सारे मुआहदे आएंगे और कौम देखेगी कि ये किनका किया जा रहा है। दूसरी बात ये है अली मुमताज साहब कि ये लोग तो वो थे, देखिए मैं कई बार गुजारिश कर चुका हूँ, ये तो ऐसे था जैसे मुल्क जो है खिलाड़ियों और अनाड़ियों के हवाले कर दिया गया। वो टीम जिनके पास ना कोई तजुर्बा था, ना कोई प्रोग्राम, ना पॉलिसी, ना विजन, कुछ नहीं था, और उनकी बदइल्जामी और नालायकी के साथ पूरी कौम ने भुगती है। हर शोबे को, मईशत समेत हर शोबे को तबाही के धाने तक पहुंचा दिया। और ये कि मैं आपको अली मुमताज से बताऊं कि उनकी नालायकी की वजह से मईशत समेत हर शोबे की तबाही जो हुई है, उसका वॉल्यूम, उसका मैग्नीट्यूड, उसका हुजूम इतना ज्यादा है कि तामीर नौ जो है मईशत समेत हर शोबे की इतना आसान काम नहीं है, ये जान जोखों का काम है। लेकिन ये हमें यकीन है और कौम को भी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये जो है, ये मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ जो है, ये डिलीवर करके इन्होंने माजी में दिखाया है, अब भी करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। आपको पता है मौजूदा वज़ीर आज़म जब पंजाब के वज़ीर आला थे तो लेकिन क्या डिलीवर करेंगे आप? कोई तरक्याती मंसूबों का तो आपके पास टाइम ना बजट है। जी देखें, हमारे पास यानी कि ये ठीक है कि हमारे पास माली वसाइल नहीं है, लेकिन हमारे पास ये है कि कैपेसिटी है, हमारे पास अहलियत है, हमारे पास जज्बा है, और जज्बा भी जुनून की हद तक है। अच्छा, ये मुझे बताइए निसार चीमा साहब, आपका जज्बा है, आपका जोश है, आपका जुनून है, आपकी नीयत है, आपकी लगन है, लेकिन जब हम दूसरी तरफ नजर डालते हैं तो वो तो बिल्कुल इसके उलट हो रहा होता है। अब ये शहबाज शरीफ साहब का दौरा तुर्की से पहले जो एक मुहिम चलाई गई और तशहीर की गई इस विजिट की, वो एक सरकारी खजाने से हुई, और अगर सरकारी खजाने से नहीं तो आप बता दीजिए, और बल्कि अब तक आप लोगों को बता देना चाहिए था कि अगर नहीं हुई आप वो रसीदें लाके दिखाते कि भाई ये फलाने अपनी तरफ से जमा करवा दिए, ये अखबारात में इश्तिहारात छपवा दिए, ये हमारा काम नहीं है। हमने तो देखें, यानी आप देखें अब तक जो विजिट हुए हैं, कितने विजिट जो हैं, हमने तो बार बार बताया भी है कि लोग कई विजिट्स में सऊदी अरब का बड़ा इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया, वहाँ भी जो लोग गए मुझे अपने जाती खर्च वो खर्च पे गए, खुद टिकट। ये तशहीर क्या शहबाज शरीफ साहब ने अखबारात में इश्तिहार जो छपवाए थे अपनी जेब से करवाए? देखिए मेरी गुजारिश ये है, मैं आपको बताऊं, बाद लोग ये करते हैं, शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं। अली मुमताज साहब आप अच्छी तरह जानते हैं, ज्यादा बेहतर जानते हैं कि बाद लोग जो हैं वो बिल्कुल हर दौर में होते हैं जो शाह से ज्यादा अपने आप को शाह का वफादार साबित करते हैं, और वो इस तरह के काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और ये कि किसी गलत काम को क्यों जस्टिफाई किया जाए। बात ये है कि ये बिल्कुल, लेकिन मैं जिस तरह मैंने गुजारिश की कि हमारा माजी इस बात का गवाह है कि ये कैपेसिटी भी मौजूद है, डिटर्मिनेशन भी है, जज्बा भी है। अगर मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर मियां शहबाज शरीफ के जज्बे का, उनकी मेहनत का, उनके जुनून, अगर उनकी टीम ने साथ दिया भरपूर, तो इंशाल्लाह हम ये है कि कौम को इन मसाइल की दलदल से निकालने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ठीक, लेकिन ये जरा वाज़ेह कर दें कि ये जो अखबारात में इश्तिहारात छपे थे, जो तशहीर हुई, ये किसकी तरफ से हुई? मैंने देखिए, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने कहा आपको कि बाज लोग होते हैं जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार
बनने की कोशिश करते हैं। जी हुक्मरानों को नहीं पता होता, लेकिन यह है कि वो अपनी कार्रवाइयां डालने के लिए बात काम करते हैं जो नहीं होने चाहिए। ठीक। शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। जनाब आप भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और हुकूमत में हैं, सिंध में भी हैं। सिंध में तो आप सन 2008 से आपका राज है। लेकिन अगर हम आपकी सिंध में कारकर्दगी और कराची में देखें कि क्या सिचुएशन है, सड़कों के जो हालात हैं और जो वहाँ पर एक आम कराची की ज़ुबान ज़द आम है कि जी कराची में अगर किसी ने कुछ करना है तो उसकी कुछ परसेंटेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रूर जाएगी, नहीं जाएगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आपने हुकूमत में आके दोबारा क्या क्या अब तक पाया? आपने क्या पाने के लिए आए हैं, खोने के लिए आए हैं, किस लिए आए हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। आपने सिंध से इब्तदा की, मैं सिंध से ही उसका जवाब शुरू करता हूँ। आपका अली भाई मेरा ख्याल है कभी सिंध का टूर नहीं हुआ। जी मैं गया हूँ कई बार। मैंने अभी भी ताज़ा ताज़ा कराची की सिचुएशन देखी है, कराची की सड़कें देखी हैं और देख कर ही मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप जहाज पर गए होंगे। जहाज ने तो फिर आगे गलियों में मोहल्लों में नहीं जाना होता, उसने सिर्फ एयरपोर्ट की हद तक ही रहना होता है, तो उसके बाद तो फिर गाड़ी में जाना होता है। ये भी हुआ है कि कभी कभार मोटरसाइकिल पे भी सफर कर लिया हो। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ। सर सिंध को अगर आपने आज देखना है तो आपने सिंध को पिछले 30 साल के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। 30 इयर्स, 3 दहाइयों के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। कराची की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, उसके बाद हम आ जाते हैं बाकी सिंध की तरफ। सर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बल्दियाती निजाम में, डिक्टेटर मुशर्रफ के अदवार में बिल्कुल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहां पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। बल्दियात का कंट्रोल था, बल्दियात की फंडिंग थी, बल्दियात की डिस्क्रेशन थी और इस्लामाबाद का इख्तियार था। वो पूरी एक अंडर अम्ब्रेला बल्दियात जो सी है, अंडर अम्ब्रेला ऑफ इस्लामाबाद, उस वक्त के जो भी पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए थे। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इसलिए वहां पे पीपल्स पार्टी बेबस थी, करना भी चाहती थी, नहीं कर पाती थी। 75% हिस्सा वो था कराची का और 27% ऑफ कराची जौन सा है उसमें सर डीएचए है, क्लिफ्टन है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, बाकी सारा ठीक सारा। अगर कराची में बारिश आ जाती है, कराची सस्टेन नहीं कर सकता पानी को। वो जो 27% अंडर आर्मी कमांड है वो भी डूबा हुआ होता है। जो 75% साबका बल्दियाती निजाम के तहत रहा वो भी डूबा हुआ होता है। कराची में सर हमने जो किया, मैं उसमें रोशनी इंफ्रास्ट्रक्चर, यकीनन मैं तो इसलिए उसका कॉन्टेक्स्ट दिया 3 दहाइयों का कि हमारे पास कराची आया का और आके भी महदूद करके पिछले 3.5 पौने 4 साल में, चूंकि सिंध और कराची हमारे पास था तो वहां के अस्पताल इस्लामाबाद ने अपने कंट्रोल में कर दी। लेकिन 18वीं एक सेकंड सर, 18वीं आईनी तरमीम आप ही की गवर्नमेंट लेकर आई थी। उसके मुताबिक तो सेहत का जो मौजू है ये सूबाई मौजू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी पे आने लगा हूं सर। मुझे अब आप सिर्फ मिनट डेढ़ जरूर एक्स्ट्रा दीजिएगा सर। 18वीं तरमीम हमारा आईनी एक लेजेंडरी माइलस्टोन है, हम उसको ओन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसका रिजल्ट्स भी मैं अभी आपको उसमें इंटीरियर सिंध के और सिंध के हेल्थ के मैं सारे का अच्छा, उन्होंने सब सिंध के वो उठा लिया, अस्पताल जिना ले लिया, बाकी सारा कर दिया। तो हमें तो सर अगर जब भी कराची दिया गया, आई डोंट नो व्हाई हमें हैंडकफ करके कराची सिंध गवर्नमेंट और कराची हमारा नहीं, हमारे इख्तियारात के हवाले से पिछले 4 साल में सर कोई उसको बहुत सारी फंडिंग, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी चीजें साबका वज़ीर आज़म साहब ने कराची में जाके ऐलानात फरमाए। 14 MNA है सर इनके वहां पे, 14 MNA की डिलीवरेंस आप देख लें, वफाक ने जो हिस्सा डाला। बाकी आ जाए ना सर, अगर हम इंटीरियर सिंध पे और बाकी सारे पे, सर सिंध से बेहतर हेल्थ फैसिलिटी ठीक है। लेकिन खान साहब का तो ये कहना है, मेरी खान साहब से 2 रोज पहले मुलाकात हुई, मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में भी उसका हवाला दिया, शायद आपने सुना हो कि खान साहब ये कहते हैं जी कि सिंध से हम जीतेंगे और वहां पर लोग तंग हैं, आपसे परेशान हैं। सर अब आपके शो पे हम दोनों चीमा साहिबान हैं सर। हम लोग सेंट्रल पंजाब के वासी हैं और
साल हाँ साल से 100 साल से हम यहाँ के सन ऑफ सॉइल हैं। सर कराची से अगर कोई एमएनए चीमा बन जाए तो हैरानगी की बात नहीं। बिल्कुल और है। पीटीआई से, ठीक है, वो हो गया सर। हो कैसे गया? उनका दान टूटा, तकिए के नीचे रखा, सुबह एमएनए का टिकट मिला, चीमा साहब मेंबर बन गए सर। सर वो वक्त और थे जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, या गोली मारी और पहाड़ पे चढ़ गए। जी सर। या गोली मारी और पहाड़ पे चढ़ गए। अब नहीं है सर, ये रियल वर्ल्ड में आके तो देखें कि ये कहां पे उनका क्लीन स्वीप होगा। बाय इलेक्शन वो सारे के सारे हारे हैं, भले वो सिंध के हैं, पंजाब के हैं। बल्दियाती इलेक्शन आपने केपी में उनके देख लिए, बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में होने हैं, सिंध में होने हैं, बलोचिस्तान के जो हुए हैं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, तो उनके रिजल्ट उनके सामने आ गए। ये बेसिक डेमोक्रेसी है सर। बाकी सर एक और आपकी वसातत से नेशनल चैनल है बड़ा मुकद्दम कि सर खान साहब ने जब इक्तदार में थे तब भी उन्होंने असेंबली को तवज्जो ना दी। असेंबली इज पाकिस्तान, अवाम की आवाज है, अवाम के इश्यूज है, अवाम के इश्यूज को रिजॉल्व करना है, उनको एड्रेस करना है, एक कलेक्टिव विजडम के साथ होना है। आज बजाय सड़कों पे, गलियों में, पहाड़ों पे चढ़ने के तशरीफ लाए असेंबली में। हमने उनके 3.5 पौने 4 साल के दौरान बारहा दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सटेंडेड देयर हैंड। चलें चीमा साहब ये बता दें कि ये जो मौजूदा महंगाई है, जिसमें ज़ाहिरी बात है फाइनेंस मिनिस्टर PMLN के हैं, वज़ीर आज़म PMLN के हैं, जो अहम दीगर और मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी PMLN के पास हैं। आपने अपनी मर्ज़ी की जो है वो पिक एंड चूज़ कर ली है मिनिस्ट्रीज़। आपको खुर्शीद शाह साहब को अपनी मर्ज़ी की जो मिनिस्ट्री चाहिए थी उन्होंने ले ली और उससे वो मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं माशाल्लाह। अभी मैं देख रहा था हेली की भी कोई तस्वीर है, शायद उनकी मिनिस्ट्री में है कि हेली पे जाके दौरा भी करना है कहीं का, साथ में कुछ दोस्तों को भी, हमारे सहाफ़ी दोस्तों को भी लेकर गए। कहना मैं ये चाह रहा था कि आप क्या ये महंगाई के साथ ये कब तक ये चलता रहेगा सिलसिला आपका? एक वक्त आएगा कि जब आप पर भी ऑब्वियसली अभी भी होगा कि अवाम का प्रेशर होगा कि ये क्या हो रहा है, और हो भी सकता है कि आप आगे से ये जवाब देते हो कि जी हम नहीं करा रही है तो नून लीग करा रही है। सर हमारे चेयरमैन अभी अपने फॉरेन टूर पर है, ठीक है, एज अ फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, द यंगेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी चाइना से उन्होंने बहुत बेहतरीन टर्म्स पे $2.5 बिलियन का वो एग्रीमेंट किया। उसके अलावा सर अमेरिका के साथ चल रहा है, बाकी सारे चल रहे हैं। सर इसके समरात आने शुरू होंगे। हम इंशाल्लाह ताला सर, हमारा फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बाहर के दौरों से जितना एक नेगेटिव एलिमेंट, एक स्टिग्मेटाइज हो गया था पाकिस्तान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, एक उसको धो रहे हैं। दूसरा, जैसे जैसे डायलॉग्स की पेशरफ चल रही है वैसे वैसे इंशाल्लाह ताला मॉनेटरी असिस्टेंस हमें आनी शुरू हो जाएगी, हमें मॉनेटरी सपोर्ट आनी शुरू हो जाएगी। पैसा लाने में चेयरमैन अपना पूरा बावकार, मैं गुजारिश करूंगा बावकार तरीके के साथ अपना पूरा रोल अदा करेंगे। पैसा मुल्क में आने के बाद आगे सर PMLN के सपोर्ट, और मुझे यकीन है उनके साबका हिसाब से कि PMLN की इतनी एक कमिटेड एक कैपेसिटी है, उनकी एक टीम इस तरह की है कि वो डायरेक्शन लेस होके नहीं, विद डायरेक्शन PMLN यकीनन इसको डिलीवर करेगी। सबका हालात थे, अब उनका आया 1.5 माह गुजरा है, इस बजट में भी प्रॉब्लम तंगियां आएंगी, उसके बाद सर आप रिकवरी मोड की तरफ चल पड़ेगी ये मैशत आपकी। चलें सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर इंसार चीमा साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है सर? बिल्कुल जी चीमा साहब, आप हल्फन ये बताइए कि जब ये अभी कीमतें बढ़ी हैं तो आपको लोगों ने कहा नहीं है कि ये जुल्म है, ज़्यादती है, हम महंगाई की चक्की में हम पिसते चले जा रहे हैं, हमारे साथ खुदारा ऐसे ना कीजिए। आप तो अपने आप को अवामी जमात कहते रहे हैं, आपके दिल में अवाम का दर्द है, और अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी मैं तो अगर कपड़े भी बेचने पड़े कर दूंगा, लेकिन कपड़े क्या बेचने थे, वो तो मामला कहीं और किसी तरफ निकल पड़ा हुआ है। वो तो कल वो सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी सेनेट में खड़े होते हुए तकरीर करते हुए ये कहा है कि जी इस तरह के हालात रहे तो आपने कपड़े अपने बेचने के, लोगों ने आपके कपड़े खुद नोच लेने हैं। देखिए जिस तरह आपने कहा, लोग बिल्कुल परेशान हैं। और ये कहना कि लोगों ने जाहिर है कि वो इतनी महंगाई का एक सैलाब है, लोग क्यों खुशी का इजहार करेंगे, क्यों इत्मीनान का इजहार करेंगे? लोग बिल्कुल परेशान हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि लोग ये है कि ये जितने भी सीधे साधे हों,
लेकिन अब ये है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, लोगों को ये पता है कि ये पिछली हुकूमतों का किया जा रहा है, पिछली खास तौर पर ये पिछले 3.5 पौने 4 साल में जो कुछ हुआ है उन्हीं हुक्मरानों का किया जा रहा है, जो कुछ जो मुआहदे उन्होंने किए ये। और दूसरी बात ये भी लोग जानते हैं, मैं आपको बताऊं, आज भी मैं अपने हल्के में हूँ, जगह जगह पे जा रहा हूँ, लोग ये कहते हैं कि भाई जो कुछ किया है हमें ये उम्मीद है कि मुस्लिम नून की हुकूमत जो है वही इन मसाइल से ये है कि हमें निकाल सकती है। ये उनको पता है। उन्होंने कहा जी कि ये देखे जगह जगह पे कि मियां नवाज शरीफ ने क्या कुछ नहीं किया। 2013 में जब हुकूमत मिली तो ये है कि ये क्या हालात थे, ये बिजली की लोड शेडिंग के, दहशतगर्दी के, फिर ये क्या लोड शेडिंग में काबू नहीं। अच्छा सर, जब कोई अच्छा हो जाए तो उसका क्रेडिट आप ले लेते हैं, और अगर कहीं गलत कुछ हो रहा है तो आप दूसरों पे डाल देते हैं। नहीं, ये मेरी गुजारिश सुन लें, ये तो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। नहीं है, नहीं हरीमुमताज साहब, क्या ये हकीकत नहीं है कि लोड शेडिंग पे मियां नवाज शरीफ की आदत ने हमारी हुकूमत पे काबू पाया? क्या ये हकीकत नहीं है कि दहशतगर्दी पे काबू पाया? क्या ये हकीकत नहीं है कि वोटर के जाल बिछाए? क्या ये हकीकत नहीं है कि देखें ये सीपैक का तोहफा दिया? मियां नवाज शरीफ की क़यादत में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। सीपैक का क्रेडिट मुशर्रफ साहब भी लेते हैं, सारे लेते हैं सीपैक का क्रेडिट। पूरी दुनिया में रहे, अब भी लोग समझते हैं कि यही क़यादत है कि जो है जो इंशाल्लाह कौम को ये मसाइल की। तो अगर अभी आपके लिए मुमकिन नहीं था, अगर आपके लिए निसार चीमा साहब अभी मुमकिन नहीं था ये बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाना, तो फिर आपने क्यों बड़े बड़े दावे किए थे? शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी 1 मई से कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। फिर खुर्रम दस्तगीर साहब ने आके कहा जी लोड शेडिंग तो हो ही नहीं रही है। लेकिन जो जितनी लोड शेडिंग हो रही है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बच्चा बच्चा जानता है। देखिए वो जो ना एक शेर है वो हम तो समझते थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। हम तो समझे थे कि कोई एक आध इस तरह का जख्म होगा, एक आध मसला होगा, ये मीशत की इस तरह की तबाही नहीं होगी। लेकिन जब हुकूमत मिली तो पता चला कि ये तो आगे चावे भी गया हुआ है। सर आपको पहले नहीं पता था? आपके पास तो तजुर्बा ही तजुर्बा था। इतना ज्यादा है, आपके पास तो इतना तजुर्बा था कि एक कुएं में डाला जाए तो वो कुआं भर जाए। आपके पास तो इतना तजुर्बा था, आपको आने के बाद क्यों पता चला? आपने तो, आप अभी जख्म की बात कर रहे हैं चीमा साहब। तजुर्बा बहुत ज्यादा था, लेकिन जो इनकी नालायकी थी वो जो उसके मुकाबले में वाकई साथ ये तुम्हारा तजुर्बा भी कम था। इनकी तबाही के मामले में तमीर नौ इतनी आसान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तबाही इतनी ज्यादा हुई है, तबाही का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि मैं जिस तरह मैंने कहा कि तामीर नौ जो है मैं इससे थोड़े हर शोबे की इतना आसान नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि चूंकि हमारे पास ये एक जज्बा है, डिटर्मिनेशन है, जज्बा भी जुनून की हद तक है और पॉलिटिकल विल है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि यही टीम जो है बिलाखिर कौम को मसाइल से निजात। ठीक है जी, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलमगीर खान साहब ने ज्वाइन किया है। आलमगीर खान साहब, आपको खुसूसी तौर पर अभी प्रोग्राम में शामिल करने की वजह यह है कि अभी शहजाद चीमा साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। वो कह रहे थे कि जी हमने सिंध में, उन्होंने कराची के मसाइल बताए कि जी पहले चूंकि लोकल बॉडीज़ थी, गवर्नमेंट और थी, फिर उसके बाद हमारे पास भी जब मामलात आए तो कितना अरसा पहले आए, और फिर 2008 से पहले भी कौन देखता रहा। और अब वो कह रहे हैं जी सिंध में बड़े अच्छे, वहाँ पर सिचुएशन बहुत बेहतर है, बहुत इम्प्रूव्ड है। मैंने तो उनसे कहा कि जी मैंने कराची की सड़कें और वो सारे मैंने देख लिया है, सिनेरियो क्या है, द पिक्चर इज़ नॉट गुड। लेकिन वो कहते हैं जी हमने तो काम किया है। सिंध के अगर हालात ये कह रहे हैं कि बुरे हैं तो बेहतर हो गए, तो मेरा ख्याल है ये अफगानिस्तान के कंधार में शायद रहते होंगे, इसलिए इनको ये सिंध बेहतर नजर आ रहा होगा। हाल ये है इधर के, और ये कह रहे हैं कि इनके पास मामलात नहीं थे। 14 साल से इनकी हुकूमत यहाँ बैठे में, सारे वसाइल, फंड्स, इख्तियार सब इनके पास है। वजीर बल्दियात इनका, चीफ मिनिस्टर इनका, सारी ब्यूरोक्रेसी इनकी। तो ये किस बात, ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं, हमारे पास इख्तियार अब आएंगे? अब कौन सा नया तीर आप चलाएंगे? मकसद ये है कि सिंध में इस वक्त 1000 अरब से ऊपर की इर्रेगुलरिटीज है। ये एजी जर्नल की रिपोर्ट है। इसके साथ आपके यहाँ कराची के जो बल्दियाती हालात हैं, इन्होंने 5 साल मेयर को इख्तियार नहीं दिया, उसको फंड्स नहीं दिए। 25 से 26 अरब के सालाना बजट पे वो कराची शहर चला रहा था, जो आधे से ज्यादा तनख्वाहों में निकल जाता। इस शहर को खंडर बनाने में पीपल्स पार्टी का हाथ है। 14 साल में बसें नहीं दे सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ, लोग टूटी फूटी बसों में घूम रहे हैं और कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। सीवरेज का सिस्टम तबाह है, सैनिटेशन का सिस्टम तबाह है, सड़कें तबाह है। ये कौन से सिंध की बात कर रहे हैं? और यहाँ 6000 स्कूल पिछले 5 साल में बंद हो गए हैं। 6500 वो स्कूल हैं जिनकी
जिनको डिक्लेयर कर दिया है कि इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। 60,000 गोस्ट टीचर्स है इनके सूबे में, 60 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है, तालीम से महरूम है। ये कौन से सिंध की बात कर रहे हैं? ये मेरा ख्याल है खुद शायद पंजाब में रहते हैं, इन्होंने सिंध का अच्छा, कभी वैसे दौरा आलमगीर नहीं खान किया। साहब ये इतने कॉन्फिडेंस से जो ये बात कर रहे हैं ना चीमा साहब, उसके पीछे वो रिजल्ट्स भी हैं जो हम देखते हैं बाई इलेक्शंस में या जनरल इलेक्शंस में या लोकल बॉडी के इलेक्शंस में। तो अगर हालात इतने ही कमजोर हैं तो फिर रिजल्ट भी वैसा ही होना चाहिए। देखें, एक तो ये कि इनकी पूरी जमात फ्यूडलिज्म पर मबनी है। इनके पास जागीरदार मौजूद हैं जिनकी जमीनें, वहाँ कारकर्दगी की बुनियाद पे कोई वोट नहीं मिलता, वहाँ जागीर की बुनियाद पे वोट होता है, उनकी अपनी बिरादरी होती है, अपना सिस्टम होता है। कराची में ये बुरी तरीके से हार रहे हैं पिछले 14 साल से। मुझे बताए ना कराची में क्यों नहीं अभी आती वो कादिर मंदोखेल साहब, फैसल वाडा साहब की सीट पे कादिर मंदोखेल साहब भी जीते हैं कराची से, बल्कि वहां पे तो मिफ्ता इस्माइल को भी शिकस्त हुई थी। देखिए, एक आध सीट वो पूरे कराची की नुमाइंदगी नहीं करती। एक आध सीट पे तो मुस्लिम लीग नून भी पहले जीती है, तो वो कोई ऐसा तो नहीं कि उनकी कोई रूट्स हैं, जड़ें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कारकर्दगी एक अलग चीज होती है, और वो सिंध के हालात, सिंध के लोगों के हालात, वो मुंह बोलता सबूत है। आप सिर्फ पंजाब के बॉर्डर से क्रॉस करके सिंध में दाखिल होते हैं, आपकी आंखों, आप खुद वो गवाही देते हैं हालात। वो मैं नहीं कह रहा, वो दुनिया खुद जानती है। तो लिहाजा इसमें कोई, और फिर मुझे बताएं, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया इन्होंने पिछले 14 साल में। कराची में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं। पिछले हमारे दौर में 3-3.5 साल में हमने कराची में K4 का मंसूबा शुरू किया। ये ग्रीन लाइन बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये हमने दी है BRT कराची को, ये इनका काम था, इनका जिम्मा था। ये कराची सर्कुलर रेलवे पे हमने काम शुरू किया, ये इनका जिम्मा था। आप सोचें, वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर कराची के नाले बनवा रहा है, ये गुज्जर नाला, औरंगी टाउन नाला, महमूदाबाद नाला, ये इनका काम था। तो ये बुरी तरीके से नाकाम हुए, इसीलिए कराची के लोग वफाकी हुकूमत की जानिब देखते, जो भी हुकूमत होती वो वफाक की तरफ देखते, क्योंकि सूबे से कोई उम्मीद नहीं रहती उनको। ठीक, चीमा साहब आपने सुन लिया, आलमगीर खान साहब ने अपना जो उनका एनालिसिस है वो आप तक पहुंच गया, बल्कि जो एनालिसिस के साथ साथ इन तक मालूमात भी हैं, कराची में रहते हैं, और बल्कि फिक्सेट के नाम से इनकी जो कैंपेन है उससे आप भी वाकिफ़ हैं, और वो भी शुरू इसी वजह से की गई थी कि बेशुमार ऐसे नालों पे वो ढक्कन ही नहीं थे कि जहाँ पर लोग गुजरते थे, या कोई साइकिल पे गुजर रहा है, कोई वैसे गुजर रहा है तो लोग गिर जाते हैं, तो उन्होंने वो रखना शुरू कर दिया, जो कि काम गवर्नमेंट का था। जी, फिक्सेट के लिहाज से इनका एक बड़ा अहम रोल है, बड़ा इनिशिएटिव है, उस वजह से ये बड़े मुकद्दम है। लेकिन इनकी तमाम गुफ्तगू में जो चीज मैं बिटवीन द लाइंस जो मुझे समझ लगी वो ये थी कि वोट डालने वाले से ज्यादा वोट गिनने वाला अहम है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया कि वो फ्यूडल्स की बात भी की, जागीरदारों की बात भी की, बाकी सारा भी किया। कादिर मंदोखेल साहब का भी उन्होंने कहा कि जी वो एनालिसिस नहीं, इनके जितने साबका दौर में MNAs थे, अवल तो वैसे ये PTI से अगर अपने आप को डिसएसोसिएटेड ही रखें तो ये ज्यादा बेहतर है इनके आज के लिए भी, इनके आने वाले कल के लिए। क्यों डिसएसोसिएटेड रखें? आप एक अच्छे आदमी हैं, आपने काम किया है, आपने सोशल वर्कर है आप, इस हवाले से। और दूसरा ये है कि जी जो इनके साबका MNAs थे, हालिया भी MNAs थे, अभी तक जब तक उनके इस्तीफे नहीं मंजूर हो जाते, उनको अपनी स्ट्रीट के, देखें पॉलिटिशियन एक पॉलिटिकल वर्कर होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ विनिंग और लूजिंग, ठीक है, और पॉलिटिकल वर्कर की एक अपनी पॉलिटिकल डोमेन होती है, वो वहां पे उस हलके की पल्स जानता है और वो हल्का उसे जानता है। इनके साबका 14 के 14 MNAs अब आई डेयर कि वो अपनी स्ट्रीट के, अपने मोहल्ले के, अपनी सड़क के 10 घरों के नाम के मालिक और उनसे अपने ताल्लुकात बता दें। वो सिर्फ वोटों की गिनती की वजह से जीत गए, वोट डलने की वजह से नहीं जीते। ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता शफाफ होता जा रहा है, होता जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। बाकी इन्होंने इंटीरियर सिंध की बात की, आलमगीर साहब मेरा ख्याल है कराची से बाहर कम निकला, हमारा साउथ पंजाब से याम सिंध एंटर करते हैं। मैं हमेशा बाय रोड जाता हूँ, इंटीरियर भी जाता हूँ, गड़ी खुदा बख्श हमने जाना है, साल में 2 दफा तो हमने वैसे ही सिंध जाना है, अकीदतन जाना है, एहतरामन जाना है, मोहब्बत से जाना है। आप यकीन कीजिए हमारे पाए का एक, अभी ऑफ रीसेंट नवाब शाह में चिल्ड्रन हॉस्पिटल,
गंबट का हॉस्पिटल, जो कि पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट इस हद तक हेल्थ पे काम हुआ है। ये साइबर नाइफ की मिसाल, ये सीबीडी की लेकिन मिसाल, वो भी तो इस हकीकत हद ही है ना तक काम चीमा है साहब, दैट कि कैन हम नॉट बी डिनाइड हम कि गवर्नमेंट ऑफ कुत्ता काटने की जो दवाई, जो वैक्सीन है, वो भी तो नहीं थी ना। ये भी तो एक हजूर फैक्ट है। वाहिद सिंध बना रहा है, ये मैं नेशनल टीवी पे कह रहा हूं, वाहिद सिंध कुत्ता काटने की वैक्सीन बना रहा है पूरे पाकिस्तान में। उस वाकये के बाद इसको आप चेक कीजिएगा। इसके अलावा बाकी किसी सूबे में सिंध की वैक्सीन बनाने का या बाकी सर कुत्ता कहां नहीं काटता, सरगोदा नहीं काटता, पिशावर नहीं काटता, हर जगह पे कुत्ता काटता है। लेकिन कुत्ते का इलाज जो है उसके लिए आपको तदारक करना पड़ता है। प्रिवेंटिव मेजर है, वो होने चाहिए, हर जगह पर होने चाहिए। गटर के ढक्कन, सूरज के ढक्कन हर जगह पे लगने चाहिए, बुनियादी चीजें हैं। पीने का साफ पानी हर जगह पर होना चाहिए। बेसिकली ये विल की बात है, बेसिकली ये कंसेंसस की बात है, बेसिकली ये समझ की बात है। ठीक, ये स्टैटिस्टिक्स जो आपने दिए हैं ना सर, स्टैटिस्टिक्स तो बड़ी टेक्नोलॉजी है और नंबर के आगे तो बात, डेटा के आगे बात खत्म हो जाए। गोस्ट टीचर्स की भी बात की आलमगीर खान साहब ने। जी मैं वही जवाब देने लगा सर। स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से वो नेगेटिव, मैं कहता हूं सबका 3.25 साल के स्टैटिस्टिक्स एक पॉजिटिव दिखा दे मुझे पूरे मुल्क का। आप सूबे से बाहर निकलिए ना, नेशनल टीवी पे बैठे हैं, नेशनल इश्यू पर आ जाए। एक सबका जब से पीटीआई की गवर्नमेंट गई, इन्होंने 50 तकारीर की होंगी, इनके साबका वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद और इनके बाकी सारों ने 500 की होंगी। किसी एक तकरीर में भी अगर ये कह देते कि देखो यार हमने 1 करोड़ नौकरी देनी थी, हम 50,000 दे पाए, हम बाकी की पूरी हमने कोशिश की, लेकिन हम नहीं कर आपने सके। जिस तरह से उनकी हुकूमत को गिराया ना, वो लोग भी उनसे अब सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि जी आपने तो कहा था कि हम आपको घर देंगे, हम आपको नौकरियां देंगे, इतनी नौकरियां, इतने घर देंगे, वो किसी ने पूछना ही नहीं है, पूछ ही नहीं रहे। बल्कि उनके दौर में पेट्रोल और वगैरह वगैरह कहां पर था वो भी अब लोग नहीं पूछ रहे हैं। आपने उनको ऐसा ताजा एक नया जख्म दिया, बल्कि जख्म क्या दिया, पूरा जिस्म ही छलनी कर दिया है कि वो सब पिछला वो भूल गए। यू मेड देम अ हीरो नाउ, सॉर्ट ऑफ अ हीरो। नहीं सर, नहीं, वो सब भूल नहीं गए। उनके पास ऐसा एक कमाल की लफाजी है, कमाल का नैरेटिव वो बनाते हैं, कमाल का सर वो एक ऐसा एक फसाद थिएटर क्रिएट करते हैं कि लोगों को पिछली छड़ के अगली पा देती है उन्होंने तो ये किया सर, एक इतनी तसलसल के साथ उनका झूठ और इतना कन्विक्टेड कमिटेड वो बात कर रहे होते हैं। सर मुझे यकीन करें कि पिछले 3 माह की सूरत हाल के बाद मुझे कंफर्म है, दिस इज माय पर्सनल एनालिसिस, मेरा अपना थीसिस है कि सबका 3 दहाइयों की तालीम और तरबियत इस मुल्क में नहीं दी जा रही। मैं जरा आलमगीर खान साहब की तरफ जाऊंगा जी। तालीम आपको क्रिटिकल एनालिटिकल अप्रोच देती है, अच्छे बुरे की तमीज बताती है, सच झूठ का फर्क दिखाती है, और तरबियत आपको अदब, एहतराम, जुबान, गुफ्तार, बड़ा छोटा सलीका देती है। ठीक है, मैं जी आलमगीर खान साहब की तरफ जाऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। आलमगीर खान साहब, आपको क्या लगता है कि 9 अप्रैल को जब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई और फिर उसके बाद 10 अप्रैल को हमने पाकिस्तान से बाहर लोगों को एहतजाज करते हुए देखा और बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, अब वक्त गुजरने के साथ साथ डू यू थिंक यू स्टिल विल बी एबल टू मोबिलाइज पीपल, या वो उस वक्त लोहा गर्म था तो लोग निकल आए, लेकिन अब वो शायद कंडीशन नहीं है? देखिए, एक तो मैं वो पिछली बात को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करूं कि बिल्कुल भुट्टो खुद कराची में इलेक्शन, लियारी जो इनकी अपनी सीट होती थी, जो गढ़ होता था इनका, वहां से हारे थे और बड़ी लीड से हारे थे। तो कराची इनको रिजेक्ट कर चुका है और इंशाल्लाह जल्द सिंध में भी ये रिजेक्ट होंगे जो मौजूदा हालात हैं। ये महंगाई पे इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, ये इस्लामाबाद आए थे, बड़े भड़कियों के साथ आ रहे थे इस्लामाबाद और महंगाई के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें। आज किधर है वो मार्च, आज किधर है वो बातें? क्योंकि ये अवाम इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है। ये आए थे मिल बांट के हुकूमत बना के आए, इनकी तरजीहात है कि इलेक्शन कवानीन में कैसे तरामीम करें, ईवीएम मशीन्स, ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट कैसे खत्म करें, नैब को कैसे खत्म किया जाए, ये इनकी तरजीहात हैं और ये करेंगे
और कुछ टाइम बाद ये खुद भी इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। ठीक। तो लिहाजा अवाम के आगे सब आ चुका है कि ये सब जो एक दूसरे पर केसेस बनाते थे, एक दूसरे को गालियां देते थे, आज मिल बांट के एक ही दुश्मन है सबका, वो है इमरान खान। और इसी वजह से लोगों की हमदर्दी और हिमायत इमरान खान की तरफ जा रही है। ठीक, आप मोबिलाइज कर सकेंगे लोगों को आलमगीर खान साहब, अब भी जिस तरह पहले देखें, इमरान खान को ये आर्ट आती है, वो इसका आर्टिस्ट है। लोगों को मोबिलाइज करना, नैरेटिव बिल्ड करना, उससे बेहतर कोई नहीं है। लोगों को निकालेगा और इनको घर भेजेगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब आपका, निसार चीमा साहब आपका और शहजाद चीमा साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है और इस नोट पर, इस उम्मीद पर, इस दुआ पे आज के प्रोग्राम को कंक्लूड कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तानियों पर जो एक मुश्किल वक्त आया है मौशी एतबार से, ये जो मुसीबत है, ये जो मुश्किल है, ये जल्द अज जल्द टल जाए। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।